हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल? आज हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर में अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ भी मैग्नेटिक तरह बिहेव करती है। इसके बारे में बारीकी से चर्चा करेंगे क्योंकि इसके ऊपर नीट में काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं और जेई में भी पूछे जाते हैं और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बेटा, देखते हैं। सबसे पहले 1600 ईयर में विलियम गिलबर्ट नाम का एक साइंटिस्ट था। इसने बताया कि अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इसने बताया अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट। अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इसके लिए इसने एविडेंस दिए। क्या एविडेंस दिए? देखो, इसके लिए इसने एविडेंस दिए। एविडेंस में सबसे पहला इफ या अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर एक थ्रेड से बांध के एक मैग्नेट को सस्पेंड किया जाए तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। अगर उसको स्लाइटली डिस्टर्ब कर दिया जाए, जैसे मान लो ये मैग्नेट है, सस्पेंड किया, ठीक है, नॉर्थ साउथ में इंडिकेट कर रहा है, स्लाइट डिस्टर्ब करके छोड़ दिया जाए तो भी ये वहीं पे आगे रुकेगा। इसका मतलब कोई ना कोई सराउंडिंग में फील्ड है जो इसको अपनी तरफ खींच रहा है। आसपास तो है नहीं कुछ, अर्थ का कोई ना कोई फील्ड होना चाहिए जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो पहला एविडेंस, बात समझ में आ गई। दूसरा, इफ एन आयरन बार इज बरीड in ground in north south direction, it acquires magnetic properties। ठीक है, जब एक रोड को, आयरन की रोड को अर्थ के अंदर गड्ढा खोद के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में दबा दिया जाए और कुछ दिन बाद निकालें तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। मतलब आयरन फीलिंग्स वगैरह, आयरन निकल कोबाल्ट को मतलब अट्रैक्ट करती है वो, तो उसके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर आ जाता है। क्यों आया? अर्थ की वजह से आया। तो सेकेंड एविडेंस। तीसरा, व्हेन वी ड्रॉ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स due to a magnet, we come across some neutral point। न्यूट्रल पॉइंट क्या होते हैं? जहां मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। ठीक है, इट इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अगर अर्थ फील्ड है तो न्यूट्रल पॉइंट आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। न्यूट्रल पॉइंट क्या होते हैं? वो पोजीशन जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके। अब एविडेंस बताए विलियम गिलबर्ट ने, ये बातें हैं जिनकी वजह से अर्थ का फील्ड होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से हम माने कि अर्थ का फील्ड होता है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है? कौन कौन से कारण बताए गए वो देखते हैं। ठीक है, कॉज या ओरिजिन बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सबसे पहली बात आती है, एवरी सब्सटेंस इज मेड ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। Every substance made of charged particles and rotation of charge causes current। पता है हमें? ठीक है, तो अर्थ जो है वो भी मैटर की बनी हुई है और मैटर है तो चार्ज पार्टिकल, और अर्थ जब रोटेट करेगी तो वहाँ करंट प्रोड्यूस होंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। पहला एविडेंस ये दिया गया कि हर चीज
में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। चार्ज पार्टिकल कौन से? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, हर चीज़ के अंदर होते हैं। तो उनके रोटेशन से करंट बनेगा और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है, हमें पता है, पहला। दूसरा, आउटर एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ हैज चार्ज गैसेज इन आयोनिक स्टेट। आयोनिक स्टेट का मतलब वहां पे आयनोस्फीयर बोलते हैं उसको, पता होगा ना, इन आयनोस्फीयर, पता है ना, आयनोस्फीयर। एंड ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ की रोटेशन की वजह से these charges rotates and produce magnetic field। ये दूसरा कारण हो सकता है, ठीक है। तीसरा, अर्थ कोर, कोर का मतलब इंटीरियर, is hot and in molten state, ठीक है। तो अर्थ का जो इंटीरियर है, अंदर का जो हिस्सा है, वो काफ़ी हॉट है, काफ़ी हाई टेम्परेचर है वहाँ पे, नियरली 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास या इससे भी ज़्यादा, और वो पिघला हुआ है, ठीक है ना। एंड आयरन एंड निकल आर इन मोल्टन स्टेट, ठीक है ना। तो फॉर्म्स क्या बनाएंगे वो? आयोनिक फ्लूइड या फिर आयोनिक लिक्विड, ठीक। एंड ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ ions also rotates and causes magnetic field। बात समझ में आई? इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया कि अर्थ का इंटीरियर जो है वो काफ़ी हॉट है, काफ़ी गर्म है, हाई टेम्परेचर है, जिसकी वजह से जो आयरन की, निकल की जो चट्टानें हैं वो पिघली हुई है, वहाँ पे मोल्टन स्टेट में पिघली हुई है। और अर्थ जब रोटेट करती है तो वो जो लिक्विड है वो भी घूमता है, सर्कुलेट करता है, और उसकी वजह से करंट आएगा और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस क्यों दिया गया, ठीक है, वो देखते हैं। इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देने का क्या कारण हो सकता है भाई? देखो, वाई इट इज स्ट्रेस्ड, क्योंकि मून हैज नो मोल्टन कोर, मून की जो कोर है वो पिघली हुई नहीं है, सो नो मैग्नेटिक फील्ड, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता उसके वजह से, ठीक है भाई, पहला। दूसरा, वीनस हैज मोल्टन कोर बट स्लो रेट ऑफ रोटेशन, सो वीक मैग्नेटिक फील्ड। मोल्टन कोर है वीनस की, लेकिन उसका रेट ऑफ रोटेशन जो है, जो घूमना है उसका, वो काफ़ी स्लो है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी वीक है। क्यों? क्योंकि जितनी स्पीड से वो प्लैनेट घूमेगा उतना ही ज़्यादा चार्ज करंट बनाएगा, और जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। ये बातें सारी सही प्रूव हो रही हैं। इसके बाद तीसरा एविडेंस की बात करें, फॉर जुपिटर, जुपिटर हैज मोल्टन कोर एंड हाई रेट ऑफ रोटेशन, सो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जो जुपिटर है उसके अंदर मोल्टन कोर भी है, रेट ऑफ रोटेशन काफ़ी हाई है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो इन तीनों के बेस पे हम कह सकते हैं
कि ये वाला पॉइंट कुछ कुछ हो सकता है, लेकिन एक्चुअली cause of earth magnetic field is not known till now। अभी तक अर्थ के फील्ड का एक्चुअल में क्या कारण है उसके बारे में नहीं पता, साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, पता लगाया जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन अपने अपने पॉइंट्स दिए गए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। तो अर्थ के फील्ड के क्या कारण हो सकते हैं, क्यों होता है, कैसे पता लगा, ये सब हमने पढ़ लिया। अब अर्थ का जो फील्ड है वो कैसे क्या होता है जरा वो देखते हैं। फीचर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की फीचर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये मान लो अर्थ है, ठीक है बेटा, ये अर्थ है और ये इसकी एक्सिस है जिसके अबाउट ये घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट, पता है ना, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ, इसको बोलते हैं ज्योग्राफिक साउथ। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई। ज्योग्राफिक नॉर्थ का मतलब वो आपने सुना होगा ना कि अर्थ का नॉर्थ पोल है, अर्थ का साउथ पोल है, तो अर्थ का नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक, ज्योग्राफिक मतलब जियो का मतलब अर्थ, तो ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ, ये दो पॉइंट हो गए। क्लियर, ठीक है। ऐसा एज्यूम कर लिया गया कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट रखा हुआ है, मेरी बात समझ रहे हो। ऐसा एज्यूम कर लिया गया कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक है। और इस मैग्नेट का साउथ पोल इधर, नॉर्थ पोल इधर। क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई। और ये एक एक्सिस आ गई। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इट वाज एज्यूम्ड दैट a huge bar magnet is placed in the interior of earth, ऐसा मान लिया गया, ठीक है, ओके। इसके बाद इस मैग्नेट का साउथ पोल ये, नॉर्थ पोल ये, लेकिन इसका जो साउथ पोल है ये मैग्नेटिक साउथ कहलाता है। तो ये मैग्नेटिक साउथ यहाँ पे लाई करेगा क्योंकि मैग्नेट का साउथ है, और मैग्नेटिक नॉर्थ यहाँ लाई करेगा, ठीक है। साउथ पोल ऑफ मैग्नेट लाइज नियर ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, बात समझ में आ गई। एंड नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट लाइज नियर ज्योग्राफिक साउथ पोल। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ लाइज ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, so easy to find out their location। मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ कहाँ पे है इसका पता लगाया जा सकता है। जैसे नॉर्थ पोल जो मैग्नेटिक है वो शायद कनाडा में कहीं है, समझ रहे हो ना, ओके। अच्छा, मैग्नेटिक पोल्स आर नियरली 2000 किलोमीटर अवे फ्रॉम, यहाँ ज्योग्राफिक पोल्स, समझ गए, यहाँ ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल साउथ पोल से नियरली 2000 किलोमीटर के आसपास होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। इसके बाद देखो, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो भाई सबसे पहली बात, a line joining geographic north and geographic south
इज ज्योग्राफिक एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? ज्योग्राफिक एक्सिस। ठीक है। अ लाइन जॉइनिंग मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ इज मैग्नेटिक एक्सिस। यही बात समझ में आ गई? ठीक है। अ प्लेन ड्रॉन अबाउट ज्योग्राफिक एक्सिस इज ज्योग्राफिक मेरिडियन। आगे बताऊंगा आपको। इसी टाइप से ए प्लेन ड्रॉन अबाउट मैग्नेटिक एक्सिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन। कैसे? सपोज करो ये आपकी ज्योग्राफिक एक्सिस है, नॉर्थ साउथ, है ना। तो इसके अबाउट जो प्लेन ड्रॉ करूंगा ये कहलाएगा ज्योग्राफिक मेरिडियन। क्लियर? और ये अगर मैग्नेटिक एक्सिस है तो इसके अबाउट जो प्लेन जाएगा वो क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक मेरिडियन। समझ गए मेरी बात? एमएम बोल देते हैं इसको, जीएम बोल देते हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई? ज्योग्राफिक मेरिडियन, मेरिडियन या फिर मैग्नेटिक मेरिडियन, मतलब एक ऐसा प्लेन ड्रॉ करना है जो एक्सिस के थ्रू पास हो। क्लियर? बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, इतनी बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक बेसिक बातें थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये ज्योग्राफिक एक्सिस, ये मैग्नेटिक एक्सिस। तो ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस में 11.3 डिग्री का एंगल है। मेरी बात समझ रहे हो? ज्योग्राफिक एक्सिस डू नॉट कोइंसाइड विद मैग्नेटिक एक्सिस, इट इज इंक्लाइंड टू 11.3 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब है मैग्नेटिक एक्सिस इज इंक्लाइंड टू दिस टू ज्योग्राफिक एक्सिस। ज्योग्राफिक एक्सिस से 11.3 डिग्री पे ये इंक्लाइंड है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। इसके बाद देखो भाई, ये बार मैग्नेट है, हमने एज्यूम कर लिया। इसके बाद अगर बात करें इसकी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे ड्रॉ करें, तो मान लो इस टाइप से निकले, नॉर्थ से बाहर निकलती है। समझ रहे हो मेरी बात? ये बना सकते हैं, और यहाँ से एंटर करती हैं। पता है ना आप लोगों को? ठीक है, और ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? इस टाइप से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ अर्थ, मैंने जस्ट रफली बताया आपको, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, ये अर्थ है, ये ज्योग्राफिक एक्सिस, और यहां अगर देखा जाए तो ये मैग्नेटिक एक्सिस। क्लियर है? और ये चाहो तो दोबारा बना दो मैग्नेट। क्लियर? और ये ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ, और यहाँ क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ। क्लियर? अब अर्थ की एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्लेन ड्रॉ करें, तो इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन, या इसको बोल देते हैं ज्योग्राफिक इक्वेटर। समझ गए? ज्योग्राफिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन है इसको बोला ज्योग्राफिक इक्वेटर, या मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन है, ए प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक एक्सिस, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है,
मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक इक्वेटर, ज्योग्राफिक एक्सिस के परपेंडिकुलर ज्योग्राफिक इक्वेटर। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, ये सारी बातें मुझे समझ में आ जाती है। ठीक है, ओके। इसके बाद जैसे मान लो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक साउथ पोल आर नॉट एग्जैक्टली अपोजिट। मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ जो हैं वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट नहीं है। ठीक है, दे चेंजेज देयर लोकेशन विद टाइम एंड पोजीशन। पोजीशन का मतलब यहाँ टाइम का मतलब तो है कि टाइम बढ़ता जाएगा तो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, और पोजीशन का मतलब ये है कि किस कंट्री में, पूरे अर्थ पे किस कंट्री में इनकी पोजीशन चेंज ज़्यादा होती है या कम होती है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में इनकी लोकेशन देखी जाए तो बहुत स्लो रेट से चेंज होती है, लेकिन किसी अदर कंट्री में देखा जाए तो काफ़ी तेज़ी से चेंज होती है। वो डिपेंड करता है पोजीशन क्या है इसकी, रिस्पेक्टिवली कहाँ से देखा जा रहा है इसको। समझ गए ना? तो एग्जैक्टली नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ बार मैग्नेट जो एज्यूम किया गया है, बार मैग्नेट एज्यूम्ड इन अर्थ इज नॉट परफेक्टली यूनिफॉर्म। कह सकता हूँ ना, ये यूनिफॉर्म नहीं है, ऊबड़ खाबड़ टेढ़ा मेढ़ा, कहीं पे कहीं दाएं बाएं भी हो सकता है। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई? ओके। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया कैसे क्या होता है। जो या ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ पता लग गए, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ या सरफेस पे होते हैं ताकि इनका पता लगाया जा सके, और पोजीशन चेंज करते रहते हैं। 11.3 डिग्री झुका हुआ होता है टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, क्लियर? ओके, तो ये बातें मुझे समझ में आ गई। इसके बाद अब मेन चीज है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है कितना होता है भाई। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज वीक, बहुत वीक होता है, 0.1 गॉस या 10⁻⁻5 टेस्ला। पता है ना आपको, 1 गॉस 10⁻⁻4 टेस्ला के बराबर होता है। तो ये नियरली इतना होता है। क्लियर? रफली इज वीक ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर की बात करें रफली इसका ऑर्डर कितना है, इतना होता है। क्लियर? अर्थ का फील्ड वीक होता है एंड वेरी वेरी मतलब चेंज होना फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पे इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। क्लियर? ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी जगह पे कैसे पता लगाएं। अभी अभी हमने कहा कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है, तो कैसे पता लगाएं। तो इसके लिए हमने कुछ टर्म बताई, मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, ये टॉपिक आ जाता है इसमें। मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, तो दीज आर द एलिमेंट्स which are required to specify magnetic field of earth at a place in magnitude and direction कंप्लीटली। बस समझ में आ गई? ये वो एलिमेंट हैं जो चाहिए अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किसी प्लेस पे बताने के लिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कंप्लीटली पूरी तरह से बताने के लिए। ठीक है भाई, कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, दूसरा मैग्नेटिक डिप और या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, और एंगल ऑफ डिप बोल देते हैं इसको। ठीक है। तीसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ
अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इतनी बात समझ में आ गई। ये 3 एलिमेंट है, एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिक्लिनेशन की बात करते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको, क्योंकि हमें अर्थ का जो फील्ड है उसका पता लगाना है कहाँ पे कितना होता है, और इनके फायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो वो देखते हैं 1 बाय 1। सबसे पहली बात आती है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो बेटा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का सिंबल लेते हैं थीटा, एक्चुअली एंगल होता है ये, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं इट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिक एक्सिस व्हेन अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली। मतलब क्या हुआ, एक बार मैग्नेट को हमने फ्रीली सस्पेंड किया, मान लो वो ऐसे है, ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल, बार मैग्नेट, अर्थ का नहीं बार मैग्नेट का, ठीक है। तो जरा सोचो ध्यान से, ये जो एक्सिस जाएगी ये क्या कहलाएगी, मैग्नेटिक एक्सिस। क्लियर है, ठीक है। अब ये जो साउथ नॉर्थ पोल है एग्जैक्टली जो अर्थ के नॉर्थ साउथ थे, समझो ज्योग्राफिक नॉर्थ ज्योग्राफिक साउथ, मैग्नेट तो टेढ़ा था ना थोड़ा सा, तो मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ तो यहाँ पे कुछ एंगल पे थे, अरे हाँ या ना। तो जब एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे वो एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ में नहीं जाएंगे, वो मैग्नेट की तरफ जाएंगे। इसका मतलब जो आप लोग बोलते हो भाई अर्थ का ये नॉर्थ पोल, तो वो नॉर्थ की तरफ नहीं जाएंगे, वो उस नॉर्थ के पास जो मैग्नेट का साउथ है उसकी तरफ जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो। तो ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ये हो गया, तो एक्सिस टेढ़ी होगी, ज्योग्राफिक एक्सिस, पहली बात। तो अब ज्योग्राफिक एक्सिस में यहाँ कौन सा पोल आएगा, सोचने वाली बात ये है। देखो ये मैंने एक बार मैग्नेट सस्पेंड किया, उसका नॉर्थ पोल किधर जाएगा, उसका नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ मैग्नेट का साउथ पोल है। हम जनरली बात करते हैं अर्थ का नॉर्थ पोल, तो अर्थ के नॉर्थ पोल का मतलब ज्योग्राफिक नॉर्थ, बट ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ क्या है, मैग्नेटिक साउथ, उसकी बात नहीं कर रहे हम। तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ जाएगा, क्योंकि इस नॉर्थ की बात नहीं हो रही, मैग्नेट के नॉर्थ की बात हो रही है, लेकिन कहने में क्या आएगा, नॉर्थ की तरफ। तो नॉर्थ जाएगा नॉर्थ की तरफ, क्योंकि इस नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक साउथ है, और साउथ जाएगा साउथ की तरफ, क्योंकि इस साउथ की तरफ मैग्नेटिक नॉर्थ है। मेरी बात समझ में आ गई। और ये जो एंगल बनेगा ये डिक्लिनेशन है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अभी हमने बताया था कि अर्थ के अंदर जो बार मैग्नेट है वो स्मूथली या फिर यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं हो रहा, वो कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा कहीं पे दाएं बाएं भी है। इसका मतलब मैग्नेटिक डिक्लिनेशन वेरीज, चेंज होता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि भाई अर्थ की ज्योग्राफिक एक्सिस मैग्नेट की मैग्नेटिक एक्सिस दोनों में एंगल है 11.3 डिग्री का, तो ये एंगल भी 11.3 बनना चाहिए, क्योंकि बात तो वही है ना, कि जब सस्पेंड करेंगे तो ये जाएगा मैग्नेट की तरफ, ये जो एक्सिस है वो किधर जाएगी, मैग्नेट की तरफ, और ये ज्योग्राफिक एक्सिस हो जाएगी। तो एंगल तो वही होना चाहिए, लेकिन प्लेस टू प्लेस इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। समझ रहे हो मेरी बात, इसलिए हर जगह अलग अलग आता है। इतनी बात समझ में आ गई, अरे बोलो। क्योंकि अर्थ के अंदर एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड कैसे है अभी तक कुछ नहीं पता उसके बारे में, लेकिन बार एक जो रोड है वैसा तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता यूनिफॉर्म होती तो हर जगह सेम होता, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है। दूसरी बात, मैग्नेट को सस्पेंड किया, ये मैग्नेट अलग है और अर्थ के अंदर जो अलग है, इसका नॉर्थ किधर जाना चाहिए, इस साउथ की तरफ, बट इधर क्या है, ज्योग्राफिक नॉर्थ। तो कहने में क्या आएगा, सस्पेंडेड मैग्नेट का नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ और साउथ पोल ज्योग्राफिक साउथ की तरफ। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक जो डिक्लिनेशन है ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो क्या फ़ायदा है इसका, कैसे क्या यूज हो सकता है। हम अगर इसको पहले ड्रॉ करें, अभी हमने ड्रॉ किया एक्सिस की टर्म में, अब करें मैग्नेटिक मेरिडियन की टर्म में। तो देखो जरा, ये ले लिया इस टाइप से,
दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन, mm। मान लो ये ज्योग्राफिक एक्सिस थी, ये इस टाइप से ले लें, ये आपका डिक्लिनेशन, एक्चुअल में ये मैग्नेटिक एक्सिस और ये ज्योग्राफिक एक्सिस। अरे बोलो, तभी तो बनेगा। ये इसके परपेंडिकुलर ये वाला, इसके परपेंडिकुलर ये वाला, ठीक है, ज्योग्राफिक एक्सिस। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? अरे बोलो, इतनी बात हमारे समझ में आ गई। तो मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन, सॉरी ज्योग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन हम लोगों ने बना दिए और ये समझ में आ गया, ठीक है। इस टाइप से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, इसका यूज कैसे होगा, कैसे, क्या फायदा है इसका। देखो, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए आपके पास, एक क्वेश्चन देके समझाता हूं। इन डीप सी, कोई गहरा समुंदर है, वहां एक बोट है, उसको पता नहीं कहाँ जाना है। इन डीप सी मैग्नेटिक मेरिडियन, सॉरी मैग्नेटिक डिक्लिनेशन is 70 degree west of north, and a ship want to go 15 degree south ऑफ वेस्ट, ठीक है। देन वेयर शुड इट मूव, किधर मुड़ना चाहिए? बहुत आसान सवाल है। क्या करना है, देखो, सपोज करो ये मेरे पास इस टाइप से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ज्योग्राफिक हो जाएगा, पता है ना ये तो आपको, ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है 70 डिग्री वेस्ट, सॉरी मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज 70 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो जो डिक्लिनेशन है वो 70 डिग्री है वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ऑफ नॉर्थ का मतलब नॉर्थ से, तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहाँ दे रखा है आपको? 70 डिग्री। क्लियर? बात समझ में आ गई? डिक्लिनेशन, ठीक है। और 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से साउथ तरफ वो किधर जाना चाहता है? इधर 15 डिग्री। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो किधर जाना चाहिए? एंगल शिप मस्ट मेड, तो देखो कितना एंगल वो बनाएगा। सबसे पहली बात, यहां से यहां तक टोटल कितना है? सुनना ध्यान से, ये पूरा एंगल कितना है? 90। इस 90 में मान लो वो इधर है, क्योंकि इनिशियली जहाँ पे वो होगा वहीं तो डिक्लिनेशन पता लगेगा, ठीक है। तो ये इधर है, इधर से एंगल है, तो -17 हो गया। अब इधर से इधर जाना है, तो ये 90 में से 17 घटा दिया और ये जोड़ दो 15। आई बात समझ में? तो 17, 15 या कितना बचेगा? -2, तो 88 डिग्री। थीटा पता लग गया? 88 डिग्री वेस्ट की तरफ अगर वो मुड़ जाएगा तो पहुंच जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं जनरली, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें? कुछ नहीं करना है, जस्ट एंगल निकालना है, ठीक है बेटा। इधर उसको जाना है, जाने की डायरेक्शन। क्लियर? तो डिक्लिनेशन के ऊपर ऐसे सवाल आ जाएंगे, कोई परेशानी नहीं, किसी भी बुक में आपको इक्का दुक्का सवाल मिल जाएगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद भाई डिक्लिनेशन पता लग गया क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। इसके बाद हम बात करें तो हमारे पास आता है मैग्नेटिक डिप, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, और एंगल ऑफ डिप बोल देते हैं, पीछे पढ़ा था हमने। तो दूसरा आता है हमारे पास मैग्नेटिक डिप, ठीक है बेटा, डेल्टा इसका सिंबल होता है। सबसे पहली बात ये होता क्या है, देखो ये मैग्नेटिक मेरिडियन था, आपको पता है, और मैग्नेटिक मेरिडियन में ही अर्थ का फील्ड लाई करता है, ठीक है। और ये क्या था मेरे पास, ज्योग्राफिक मेरिडियन।
पता है ना। ज्योग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन कितने एंगल पे, थीटा पे। डिक्लिनेशन बोला था। अर्थ का टोटल फील्ड बी, जिसका एंगल ऑफ डिप क्या है, डेल्टा, ये मैग्नेटिक मेरिडियन में लाई करता है। पहली बात क्यों, अगर एक बार मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इंडिकेट करता है। अर्थ के अंदर जो बहुत बड़ा मैग्नेट रखा हुआ है उस मैग्नेट की डायरेक्शन में लाई करेगा, तो इसके थ्रू जो प्लेन ड्रॉ होगा वो मैग्नेटिक मेरिडियन। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी की एक्सिस का ही तो प्लेन है, तो अर्थ का फील्ड इसी में लाई करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब एंगल ऑफ डिप हमें क्या देता है, इट इज द एंगल which total magnetic field of earth makes with horizontal line in magnetic meridian। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, ये वो एंगल है जो अर्थ का जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, जो अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो बनाता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है मैग्नेटिक मेरिडियन में, इसके साथ जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। बात समझ में आ गई। अब एंगल ऑफ डिप का पता कैसे लगाएं भाई, एंगल ऑफ डिप इज फाउंड यूजिंग डिप सर्कल। डिप सर्कल का यूज करके हम इसका पता लगाते हैं। सबसे पहली बात देखते हैं डिप सर्कल होता क्या है। एक्चुअली हमारे पास इस टाइप से एक वर्टिकल प्लेन होता है, इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं इस टाइप से, बॉक्स का नाम बी दे देते हैं, और इसमें स्केल ग्रेजुएट होता है, जैसे 0 डिग्री 0 डिग्री, 90 डिग्री 90 डिग्री। क्लियर। और इसके साथ यहाँ एक हॉरिजॉन्टल टेबल होती है, यहाँ भी 0 डिग्री और 180 डिग्री में ये भी घूमती है, और यहाँ लेवलिंग स्क्रू होते हैं। ठीक है, तो अपने सिलेबस में नहीं है वैसा ही है, लेकिन बेसिक बेसिक बातें इसकी पता होनी चाहिए, कभी कभी नीट में क्वेश्चन आ जाता है। कैसे वो देखते हैं। 0 0 लाइन इक्वेटर पे लाई करती है, पहली बात, और 90 90 ये पोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। और यहाँ एक मैग्नेटिक नीडल होती है, और नीडल की एक्सिस ये, और इसके साथ जो ये एंगल होता है ये डेल्टा होता है। क्लियर। ये एंगल जो होता है वो डेल्टा होता है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अब सबसे पहला काम क्या होता है, यहाँ जो लेवलिंग स्क्रू होते हैं इन स्क्रू को घुमा के इसको सीधा कर देते हैं। पहला पॉइंट, बाई रोटेटिंग लेवलिंग स्क्रू द हॉरिजॉन्टल सर्कल इज मेड हॉरिजॉन्टल एंड दिस horizontal table is rotated till the vertical plane या vertical scale becomes perpendicular। V का मतलब vertical scale है, ये perpendicular हो जाए। समझ गए। क्लियर। दूसरा स्टेप सुनना ध्यान से। दूसरा स्टेप ये कहता है रोटेट दिस बॉक्स बी, रोटेट बॉक्स बी, ये बॉक्स बी जो है इसको रोटेट करो टिल निडल बिकम्स वर्टिकल। निडल क्या हो जाए, वर्टिकल। निडल अगर वर्टिकल हो जाएगी इसका मतलब पोल्स पे आ जाएगी, साउथ पोल नॉर्थ पोल में, समझ रहे हो ना, पोल पे आ जाएगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, निडल पोल पे आ गई। नाउ तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा स्टेप कहता है नाउ रोटेट बॉक्स बी एट 90 डिग्री इन एनी डायरेक्शन, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। नाउ वर्टिकल या सीधा बोलो, निडल इज इन मैग्नेटिक मेरिडियन। अब 90 पे घुमाने के बाद निडल जो है वो मैग्नेटिक मेरिडियन में है, और इक्वेटर के साथ जो इसका ये एंगल बनेगा ये ट्रू डिप कहलाएगा। ट्रू डिप का मतलब एंगल ऑफ डिप या एक्चुअल में जो डिप एंगल है वो, समझ रहे, ट्रू डिप बोल देते हैं कई बार इसको। एक्चुअल में जो डिप एंगल है उसका पता लग जाएगा मुझे यहाँ से। क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई। हमें इसके प्रोसीजर से कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कैसे क्या होता है। क्लियर। ठीक है भाई, इतनी बातें समझ में आ गई। तो ये जो थ्योरी की बातें थी इसको हटा देते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद और छोटी छोटी बातें
हमारे पास ये अर्थ है, ये इक्वेटर था, समझ रहे हो, यहाँ ज्योग्राफिक नॉर्थ था, ये मैग्नेटिक यहाँ ज्योग्राफिक साउथ था। इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसको बोलते हैं साउदर्न। क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है? साउदर्न हेमिस्फीयर। अगर मेरा डिप सर्कल जो है वो नॉर्दर्न है यहाँ हेमिस्फीयर में है, इफ डिप सर्कल इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देन नॉर्थ पोल ऑफ नीडल इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब ये नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ पोल होगा, अगर इसको कहाँ रखा हुआ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मेरी बात समझ में आ गई? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो ये डाउनवर्ड होगा, नीचे की तरफ होगा। क्लियर। और इक्वेटर की जो लाइन है उससे नीचे की तरफ एंगल ऑफ डिप बनेगा। अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो ये नीचे की तरफ बनेगा। क्लियर, बात समझ में आ गई? ओके। दूसरी बात, अगर कोई आपसे पूछे कि अगर कोई डिप सर्कल साउदर्न हेमिस्फीयर में है तो इफ डिप सर्कल इज इन साउदर्न हेमिस्फीयर देन साउथ पोल ऑफ नीडल इज डाउनवर्ड। साउथ पोल डाउनवर्ड होगा, इसका मतलब नॉर्थ पोल ऊपर होगा अगर साउदर्न हेमिस्फीयर है तो। बात समझ में आ गई? तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर, छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। एक बात और, अगर मेरा डिप सर्कल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो डेल्टा जो बनेगा वो तो नॉर्थ के साथ ही बनता है ना, तो डेल्टा नीचे की तरफ बनेगा, और अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में तो डेल्टा ऊपर बनेगा नॉर्थ के साथ। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई? ये आपको ध्यान रखनी है छोटी छोटी बातें, ठीक है। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर डेल्टा इज डाउनवर्ड, ठीक है, टू हॉरिजॉन्टल लाइन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके नीचे की तरफ होगा। और इन साउदर्न हेमिस्फीयर डेल्टा अपवर्ड टू हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर की तरफ होगा। क्लियर, ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। 2 साल पहले नीट में आ गया था 2018 में ऐसा ही क्वेश्चन कि डेल्टा नीचे था, बताओ कौन सा हेमिस्फीयर में, साउदर्न नॉर्थर्न क्या था, ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है भाई। इतनी बातें समझ में आ गई। डिप सर्कल का यूज करके डेल्टा कैसे निकलेगा, डेल्टा ऊपर होगा नीचे होगा, कैसा पता लगाएं, ठीक है भाई। इतनी बातें समझ में आ गई। इसके बाद देखो कुछ और बातें। मान लो मेरे पास ये मैग्नेटिक मेरिडियन था, ठीक है भाई, ये इस टाइप से ज्योग्राफिक मेरिडियन था, ज्योग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ये आपका डिक्लिनेशन था, ये आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड था, ये डेल्टा था। इतनी बातें समझ में आती हैं, ठीक है। अब ये डेल्टा है, ये एंगल है, अगर मैं एक परपेंडिकुलर यहाँ डालूँ एक यहाँ डालूँ तो इसका कंपोनेंट क्या आएगा, BH, या सीधा लिखो B cos डेल्टा, इसका क्या आएगा B sin डेल्टा, ठीक है ना। तो अर्थ का जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है उसको कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया। ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, तो हॉरिजॉन्टल लाइन इन मैग्नेटिक मेरिडियन में आया B cos डेल्टा। तो बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट B cos डेल्टा, कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। BV क्या आएगा B sin डेल्टा, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। इसके बाद अब जरा देखो, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, एक काम करो, दोनों को डिवाइड करते हैं, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, तो देखो क्या आएगा,
बी वी डिवाइड बाई बी एच, बी वी डिवाइड बाई बी एच, बी से बी कैंसिल, साइन बाई कॉस टेन डेल्टा, फॉर्मूला बन गया ट्रू डिप निकालने का। ट्रू डिप निकालने का फॉर्मूला आ गया मेरे पास, टेन डेल्टा इक्वल टू बी वी बाई बी एच, वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, इसमें आ जाएगा एट ए प्लेस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज √3 टाइम्स द वर्टिकल कंपोनेंट, फाइंड एंगल ऑफ डिप, फाइंड मैग्नेटिक डिप, फाइंड ट्रू डिप, कुछ भी ट्रू डिप बोल देते हैं इसको। तो बेटा यहाँ क्या करें, टेन डेल्टा इक्वल टू क्या होता है बेटा, बी वी बाई बी एच, तो बी वी बटे में बी एच क्या दे रखा है, √3 बी वी, ये कैंसिल, टेन डेल्टा क्या आ गया 1/√3, 1/√3 क्या होता है 10 30, सबको पता है, 10 कैंसिल, डेल्टा इक्वल टू 30 डिग्री। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लिया जाए ऐसा ही, एट ए प्लेस इफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 1/√3 टाइम्स द वर्टिकल, कुछ भी आ सकता है, वर्टिकल दे दे हॉरिजॉन्टल टर्म में एक ही बात है, फाइंड डेल्टा, ट्रू डिप, एंगल ऑफ डिप। तो बेटा 10 डेल्टा क्या होता है, बी वी बाई बी एच, बी वी बी एच क्या है 1/√3 बी वी से बी वी कैंसिल, और यहाँ √3 ऊपर आ जाएगा, तो 10 डेल्टा इक्वल टू √3 10 60, तो बेटा डेल्टा कितना आ गया 60 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, डेल्टा कितना आ जाएगा 60 डिग्री, क्लियर, आंसर आ गया। इसी टाइप से क्वेश्चन और दे दें कि बी वी इक्वल टू बी एच दोनों बराबर है, डेल्टा बताओ, तो डेल्टा 45 आ जाएगा डायरेक्ट। कैसे आ गया भाई, ये दोनों बराबर, बी वी से बी वी कैंसिल, 1 बचेगा 10 45 1 होता है, तो डेल्टा 45। तो ट्रू डिप के क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अब एक बात आती है एपरेंट डिप, क्या आती है भाई, एपरेंट डिप। तो एपरेंट डिप क्या होता है वो देखो, अगर हम लोग बात करें कि भाई एपरेंट डिप क्या होता है, उसकी बात देखो। मैग्नेटिक मेरिडियन में जो एंगल बना था वो ट्रू डिप था। अगर मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ में एक प्लेन आ जाए और उस प्लेन में अगर आपसे एंगल ऑफ डिप पूछा जाए तो वो एपरेंट डिप कहलाता है, मतलब एंगल ऑफ डिप अदर देन ट्रू वैल्यू, मतलब ट्रू वैल्यू के अलावा जो वैल्यू आएगी एंगल ऑफ डिप की, उसको क्या बोलते हैं, एपरेंट डिप। जैसे सपोज करो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, समझ गए, ये मेरे पास मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये कोई दूसरा प्लेन है, दिस इज नॉट ज्योग्राफिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन नहीं है, कोई दूसरा प्लेन है और थीटा एंगल पे है, और ये एंगल भी डिक्लिनेशन नहीं है, कोई दूसरा प्लेन है मैग्नेटिक मेरिडियन में, कोई दूसरा प्लेन। तो ये बेटा डेल्टा, ये टोटल फील्ड। मुझे बताओ ये क्या आएगा, बी एच, ये क्या आएगा बी वी, और आपको पता है बी वी क्या होता है, बी साइन डेल्टा, ये ट्रू डिप है, और बी एच क्या होता है, बी कोस डेल्टा, ये तो मुझे पता है, ठीक है। अब इस प्लेन में निकालना है, ठीक है ना, एपरेंट डिप इस प्लेन में निकालना है, तो बी एच का कंपोनेंट क्या होगा यहाँ पे, बी एच कोस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या रहेगा, सेम, क्योंकि ये जो दूसरा प्लेन है ये ऐसे है, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल लाइन दोनों प्लेन के आपस में जुड़ी हुई हैं, ये तो सेम रहेगा, बट ये क्या हो जाएगा बी एच कोस थीटा, और ये एपरेंट डिप होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो बेटा एपरेंट डिप कैसे आएगा, 10 डेल्टा डैश बी वी डैश, बी वी था ना, और बी एच डैश, ठीक है। तो ये जो मेरे पास था बी एच कोस थीटा, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, बी एच डैश, और बी वी डैश बी वी के बराबर है। तो ट्रू डिप वाला जो मैग्नेटिक मेरिडियन है उसमें बी वी बी एच है, और दूसरा जो प्लेन है इसमें मान लेते हैं बी एच डैश, इस प्लेन में क्या मान लेते हैं बी एच डैश, और इसमें क्या मान लेते हैं बी वी डैश, ये वैल्यू आ जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वैल्यू पुट करो, बी वी का तो बी वी, बी एच का बी एच कोस थीटा, 10 डेल्टा डैश 10 डेल्टा डैश क्या हो गया, बी वी बाई बी एच 10 डेल्टा, अरे बोलो बी वी बाई बी एच डिवाइड बाई कोस थीटा। ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया एपरेंट
डिप ये होता है, और ये क्या होता है, ट्रू डिप, और ये क्या होता है, एंगल बिटवीन प्लेन्स। एक मैग्नेटिक मेरिडियन, दूसरा कोई प्लेन, उसके बीच का एंगल। क्लियर बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर थीटा 0 से बड़ा है, इफ थीटा ग्रेटर देन 0 तो cos थीटा लेस देन 1, अरे हाँ या ना? अगर ये थीटा बड़ा है, 0 से तो बड़ा ही होगा ना, एंगल है तो। अगर ये 0 से बड़ा है तो cos थीटा 1 से कम होगा, क्योंकि cos 0 1 होता है। अगर ये वैल्यू 1 से कम है तो tan डेल्टा डैश बड़ा होगा tan डेल्टा से, तो डेल्टा डैश इज ग्रेटर देन डेल्टा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो एपरेंट डिप हमेशा ट्रू डिप से बड़ा होगा, एपरेंट डिप हमेशा ट्रू डिप से बड़ा होगा। क्लियर? ध्यान रखना इस चीज़ का, एपरेंट डिप की वैल्यू ट्रू डिप से बड़ी होगी। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? ओके, तो ये छोटी छोटी बातें हमारे समझ में आ गई हैं। इसके बाद देखो, एपरेंट डिप ट्रू डिप का पता लग गया। इसके बाद पहला पॉइंट था, सेकंड पॉइंट स्टार लगा देते हैं। पहला क्या आ गया, डेल्टा डैश ग्रेटर देन डेल्टा, ट्रू डिप। दूसरा पॉइंट क्या आएगा, इफ थीटा इक्वल टू 90, थीटा का मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ जो दूसरा प्लेन है वो 90 पे है। तो देखो tan डेल्टा डैश, tan डेल्टा बटे में cos 90, cos 90 क्या होता है, 0, समथिंग बटे 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। tan डेल्टा डैश इक्वल टू इन्फिनिटी, इसका मतलब tan 90, तो डेल्टा डैश कितना आ गया, 90 डिग्री। इसका मतलब एपरेंट डिप कितना आ गया, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, हमने कहा था मैग्नेटिक मेरिडियन में मैग्नेटिक फील्ड है। मेरी बात समझ रहे हो? डिप सर्कल को हमने घुमाया था, याद है? हमने डिप को घुमाया, मैग्नेटिक नीडल वर्टिकल हो गई थी, याद है, नॉर्थ साउथ पोल में। उसके बाद 90 पे घुमा दिया था तो मैग्नेटिक मेरिडियन में आ गया था, याद आ रहा है कुछ? मैग्नेटिक मेरिडियन में घुमा दिया था। तो ट्रू डिप कितना है, डेल्टा, समझ रहे हो? उसके अगर दूसरा प्लेन परपेंडिकुलर है तो 90 पे होगा, और यहाँ 90 पे होगा, तो डेल्टा डैश कितना है, 90। और डेल्टा डैश 90 का मतलब, डेल्टा डैश 90 का मतलब एंगल ऑफ डिप 90 है। इसका मतलब डिप सर्कल में जो निडल है वो कितना एंगल बना रही है, 90 बना रही है, नहीं बना रही है? इसका मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर अगर निडल है, मेरी बात समझ रहे हो? अगर कोई कंपास किसी प्लेन में वर्टिकल है पोल में, तो 90 से घुमा दो, वो हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में ही आएगी। बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई शायद। फिर देखो, यहाँ पे थीटा 90 होने का मतलब है कि मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ दूसरा प्लेन जो है वो 90 पे है, ठीक है? दूसरा प्लेन अगर 90 पे है तो डेल्टा डैश कितना आता है, 90। मैग्नेटिक मेरिडियन में आपकी जो निडल है वो कैसे भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा आ जाएगा। लेकिन मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर प्लेन में निडल कैसी है, ऐसे, याद आ रहा है? और ऐसे का मतलब डेल्टा कितना, 90। तो आपको याद हो तो हमने डिप सर्कल में क्या किया था, हॉरिजॉन्टल जो टेबल थी उसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल वर्टिकल, फिर इस बॉक्स को घुमाया था जिससे निडल बिल्कुल वर्टिकल हो गई थी, और उसके बाद उसको 90 पे घुमाया था। तो मैंने कहा था मैग्नेटिक मेरिडियन में आ गया, क्योंकि जब वो निडल वर्टिकल हो गई थी तो कोई भी प्लेन था वो, उसके बाद 90 पे घुमाया तो मैग्नेटिक मेरिडियन आ गया था। तो वही तो बात है, अगर थीटा 90 पे है तो 90 पे था, और डेल्टा डैश कितना है, 90, एपरेंट डिप कितना है, 90। तो इसका मतलब अगर प्लेन परपेंडिकुलर है तो कंपास कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन के परपेंडिकुलर 90 एंगल पे। बात समझ में आई? तो वही चीज़ हमने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। हालांकि कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बेसिक कंसेप्ट की फीलिंग लाने के लिए ये जरूरी था। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है भाई? इसके बाद देखो भाई, और छोटी छोटी बातें। एक फॉर्मूला सुनो, दो प्लेन हैं, ठीक है, और आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है? एक मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो दूसरा कितना बनाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ट्रू डिप डेल्टा और एपरेंट डिप दोनों का डेल्टा 1 और डेल्टा 2। प्रूव दैट
कॉट स्क्वायर डेल्टा 1 कॉट स्क्वायर डेल्टा 2 कॉट स्क्वायर डेल्टा, ये प्रूव करना है। प्रूव करो, ये चीज़ होती है। क्या करें, मैग्नेटिक मेरिडियन है ये, एक प्लेन ये थीटा पे, तो दूसरा प्लेन क्या है इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर। तो दूसरा प्लेन अगर इसके परपेंडिकुलर है तो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ अगर ये थीटा बना रहा है तो दूसरा कितना बनाएगा 90 माइनस थीटा। बात समझ में आ रही है? जैसे ये मैग्नेटिक मेरिडियन, ये प्लेन ऐसे, तो दूसरा प्लेन ऐसे होगा, तो इसके साथ ये थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेन का एंगल मान लो डेल्टा 1 एपरेंट एंगल, तो ट्रू डिप क्या था डेल्टा, तो पहला एंगल क्या आएगा cos थीटा। ठीक है, सेकंड का क्या बनेगा tan डेल्टा 2 इक्वल टू tan डेल्टा, तो उसका एंगल क्या बनेगा cos 90 माइनस थीटा। अरे हाँ या ना, तो tan डेल्टा डिवाइड बाई cos 90 माइनस कितना होता है sin थीटा। क्या ये बातें समझ में आ गई? ठीक है, तो tan डेल्टा 1 tan डेल्टा 2 मेरे पास आ गया। ठीक है, अब क्या करें, अब मुझे रिलेशन चाहिए, तो रिलेशन चाहिए तो क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कहती है कोट स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस में कोट स्क्वायर डेल्टा 2, इसको लिख सकते हैं 1 बाई टेन स्क्वायर डेल्टा 1 1 बाई टेन स्क्वायर डेल्टा 2। क्लियर? इसका रेसिप्रोकल करके स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटे में टेन स्क्वायर डेल्टा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे में टेन स्क्वायर डेल्टा। अरे हाँ या ना? ठीक है, यहाँ से 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा कॉमन, टेन स्क्वायर डेल्टा कॉमन, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको पता है क्या होता है 1, तो ये आगे आ गया कोट स्क्वायर डेल्टा उल्टा करके, और ये था कोट स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस में कोट स्क्वायर डेल्टा 2। क्या मेरी बात समझ में आई? प्रूव हो गया? प्रूव हो गया। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है भाई, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं कि मैग्नेटिक मेरिडियन है, उसके साथ एक प्लेन दे रखा है और दूसरा प्लेन ऐसे है, क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। क्या आ जाता है देखो, ट्रू डिप एट ए प्लेस इज 45 डिग्री। ठीक है, एपरेंट डिप फॉर ए प्लेन एट सम एंगल with magnetic meridian is 60 degree, then find apparent dip for another plane perpendicular to first plane। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो क्या फॉर्मूला था, कोट स्क्वायर डेल्टा 1 कोट स्क्वायर डेल्टा 2 कोट स्क्वायर डेल्टा। तो पहले वाले का क्या दे रखा है 60, तो कोट स्क्वायर 60, दूसरे वाले का निकालना है, और ट्रू डिप क्या दे रखा है 45, तो बट tan 45 1 होता है तो कोट 45 भी 1 होगा। कोट 60 बट tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3, कोट 60 1 बाई √3, 1 बाई √3 का स्क्वायर 1 बाई 3, और कोट स्क्वायर डेल्टा 2 क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 3 2 बाई 3। बोलो कोट डेल्टा 2 कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो बेटा √2/3, और यहाँ से बेटा डेल्टा 2 कितना हो जाएगा कोट इनवर्स √2/3। ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रू डिप लिया 45 और एपरेंट डिप कितना लिया 60। अभी हमने प्रूव किया था एपरेंट डिप ट्रू डिप से ज़्यादा होता है। अगर मैं इस एंगल को कम ले लेता तो मेरा आंसर नेगेटिव आता है यहाँ पे, तो ये स्क्वायर ये नेगेटिव इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है मैथ में। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो हम सोल्व कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो बेटा ट्रू डिप पता लग गया, एपरेंट डिप पता लग गया। इसके बाद कुछ छोटी छोटी बातें और क्या, हमें डिप सर्कल पढ़ा था हमने, तो एट इक्वेटर, इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर हॉरिजॉन्टल लाइन थी और एंगल ऑफ डिप डेल्टा हॉरिजॉन्टल के साथ ही बना था, तो ये कितना आएगा 0। याद कर लो इक्वेटर पे डेल्टा 0, इक्वेटर पे डेल्टा अगर 0 है तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या था b साइन डेल्टा, तो b साइन 0 0, तो इक्वेटर पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है b cos डेल्टा, b cos 0 cos 0 1, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टोटल फील्ड के बराबर है। तो इक्वेटर पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टोटल फील्ड के बराबर है, वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है। मेरी बात समझ में आई? इक्वेटर पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है 0। ठीक है,
तो अगर एक क्वेश्चन आ जाए कोई आपसे पूछ ले, एक कंपास इज प्लेस्ड वर्टिकली एट इक्वेटर, इक्वेटर पे कंपास को वर्टिकल रख दिया, इनवर्ड डायरेक्शन इट ओरिएंट्स, ये किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगी? तो आंसर होगा इट इज फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन बिकॉज वर्टिकल कंपोनेंट जीरो। कंपास को वर्टिकल रखा तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फील्ड है ही नहीं, इसलिए वो फ्री टू मूव है किसी भी डायरेक्शन में। क्लियर बात समझ में आ गई। अब आगे बात आती है एट पोल। पोल की बात करें डेल्टा 90, अगर याद होगा ना ये इक्वेटर था और डिप सर्कल आपका ऐसा आया था, तो एंगल ये बनाया था डेल्टा, ठीक है ना। तो पोल पे ये सीधा हो जाएगा डेल्टा 90, तो पोल पे डेल्टा 90, तो बेटा बी वी कितना आएगा? बी साइन डेल्टा साइन 90 बी। तो वर्टिकल कंपोनेंट टोटल फील्ड के बराबर है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है? बी कोस डेल्टा कोस 90 क्या होता है? 0। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है पोल पे? 0। इसका मतलब अगर एक कंपास को हॉरिजॉन्टली रखा जाए, तो अगर एक कंपास को हॉरिजॉन्टली रखा जाए, क्वेश्चन आ जाए अ कंपास इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली एट इक्वेटर, सॉरी एट पोल, देन इनवर्ड डायरेक्शन इट ओरिएंट्स, तो इसका आंसर भी वही होगा फ्री टू मूव, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? 0। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर 0 है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इट इज़ फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। तो ये छोटी छोटी बातें थी हमारे पास डेल्टा के बारे में। डेल्टा के बारे में कंपोनेंट्स का पता लग गया, ट्रू डीप एपरेंट डीप का पता लग गया, कोड की टर्म में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, छोटी छोटी बातें इस टाइप से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट था हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन मैग्नेटिक मेरिडियन। तो बेटा ये चीज़ तो हम निकाल चुके, बी एच इक्वल टू बी कोस डेल्टा हम पहले ही बता चुके इसके बारे में। तो 3 मैग्नेटिक एलिमेंट चाहिए हमें अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड पता लगाने के लिए किसी भी जगह पे अर्थ के ऊपर। क्लियर। और अगर ये 3 एलिमेंट अच्छे से पता लग गए तो कोई भी सवाल रुकेगा नहीं। या तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के ऊपर सवाल आ जाता है जो मैंने बताया था, या एंगल ऑफ डिप के ऊपर आ जाता है, या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वगैरह का मैंने बताया था। अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, कोई सवाल आपका अर्थ मैग्नेटिज्म के ऊपर रुकने वाला नहीं है। तो बेटा आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, लेक्चर को वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे के लेक्चर आपको मिलते रहें। थैंक यू।